नमस्कार। सुबह के 7 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। अमित शाह एम्स में भर्ती हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक बार फिर एम्स में भर्ती होना पड़ा है। सांस लेने में तकलीफ के चलते उनको एक बार फिर एम्स में भर्ती कराया गया है। कार्डियो न्यूरो टावर में उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। 18 अगस्त को भी एम्स में भर्ती हुए थे अमित शाह। 30 अगस्त को हुए थे वहां से डिस्चार्ज। कोरोना संक्रमित भी हुए थे अमित शाह। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल लगातार जारी है। 6 आईएएस अफसरों के और तबादले किए गए। नेहा शर्मा नोएडा एसीईओ बनाई गई हैं। अमित कुमार सिंह कौशांबी के जिलाधिकारी बने हैं। आनंद कुमार सिंह बांदा के जिलाधिकारी बने हैं। मऊ डीएम राजेश पांडे की पोस्टिंग फिलहाल रद्द हो गई है। अमित बंसल को मऊ का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। मनीष वर्मा बेसिक शिक्षा के विशेष सचिव बने हैं। तो यहां पर यह प्रशासनिक फेरबदल उत्तर प्रदेश में हुआ है। 6 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। हाथरस से खबर है, जहां पर दो पक्षों में मारपीट की खबर सामने आई है। बर्थडे पार्टी का विरोध करने पर जमकर बवाल हुआ। पड़ोसियों ने पार्टी में आए लोगों का वहां पर विरोध किया। दोनों पक्षों के बीच में जमकर पथराव हुआ। पथराव में दोनों पक्षों के कुल 5 लोग घायल हो गए हैं। जिला अस्पताल में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। तो दो पक्षों के बीच में हाथरस में मारपीट, जहां पर जमकर मारपीट और पथराव हुआ। बर्थडे पार्टी का मौका और इस दौरान वहां पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के 5 लोग कुल घायल हुए हैं। जिला अस्पताल में उनका इलाज फिलहाल किया जा रहा है। हाथरस में बर्थडे पार्टी का विरोध करने पर बवाल हुआ है। दो पक्ष इसको लेकर आमने सामने आ गए। पार्टी में आए लोगों का विरोध किया पड़ोसियों ने, जिसके बाद वहां पर मारपीट और पथराव तक की नौबत आ गई। दोनों पक्षों के कुल 5 लोग इसमें घायल हुए हैं। हाथरस से बड़ी खबर, जिनका इलाज अभी जिला अस्पताल में चल रहा है। लगता है कानपुर लव जिहाद का अड्डा बनता जा रहा है। यहां लव जिहाद का एक और अब मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक युवक ने अपना नाम बदलकर लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर अपने साथ भगा कर ले गया। यहां वो परिवार वालों को अश्लील वीडियो दिखाने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन के लिए ब्लैकमेल करता था। इतना ही नहीं, उसने बीफ खाने और मौलवी के साथ संबंध बनाने को भी कहा। जब उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उसके ऊपर हमला करा दिया। कानपुर से लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। आरोप है कि एक मुस्लिम लड़का लड़की को भगा कर ले गया था, जिसके साथ अश्लील वीडियो बनाकर धर्मांतरण का दबाव बनाता था। उसने मेरा वीडियो भी बना लिया था और हमेशा उस वीडियो को लेकर मुझे ब्लैकमेल करता रहा। फिर एक दिन उसके बाद, उस घटना के बाद से उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया और मतलब कभी ना बाहर निकलने देता था, ना ही किसी और से दूसरे से बातचीत करने देता था। लड़की का आरोप है कि धर्म परिवर्तन के लिए प्रेमी ने बीफ खिलाने की कोशिश की। जब बीफ नहीं खाया तो फिर मौलवी के साथ अवैध संबंध का दबाव बनाने लगा। फैमिली मेंबर, उसके माँ बाप लोग आना स्टार्ट किए और उन लोगों ने फिर से दबाव डाला कि तुम ऐसे कैसे रह रही हो, तुम मोमडनों की तरह रहो, तुम्हें नॉनवेज खाना पड़ेगा, भैंसे का खाना पड़ेगा और गाय का खाना पड़ेगा, बुर्का पहनो, नमाज करो। वापस से ये लोग इतना मतलब प्रेशर डालने लगे कि नहीं, फिर से धर्म परिवर्तन तुम करोगी तभी तुम्हें ठीक से रखेंगे, वरना तुम्हें हम अपना नहीं मानेंगे। लड़की का आरोप है कि उसने जब धर्म परिवर्तन की बात नहीं मानी तो आरोपी ने 1 महीने पहले जानलेवा हमला भी कराया। लव जिहाद पीड़िता से बातचीत की हमारे संवाददाता श्याम तिवारी ने। कानपुर में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला किदवईनगर थाना क्षेत्र का है। यहां पर रहने वाली एक युवती को मुस्लिम युवक ने न केवल नाम बदल करके अपने प्रेम जाल में फंसाया, बल्कि लगातार उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाता रहा। युवती को लगातार प्रताड़ित करता रहा। पीड़ित युवती हमारे साथ में, उससे बात करते हैं कि किस तरीके से उसको प्रताड़ना दी गई और किस तरीके से उसे मुस्लिम युवक ने जाल में फंसाया। ये बताइए, किस तरीके से आपकी इस युवक से दोस्ती हुई थी और फिर किस तरीके से उसने आपको प्रताड़ित किया? मेरी इस लड़के ने अपना नाम हिंदू बताकर मुझसे बातचीत स्टार्ट करी थी और कुछ समय बाद ये लड़के ने बहला फुसलाकर मुझे नोएडा ले गया। वहाँ पर ले जाकर इसने मुझे मोमडन तरीके से रखने की कोशिश की और मुझ पर लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता रहा। और इसी बीच इसने मुझे कई बार नॉनवेज खिलाया और मुझसे ये बोला कि तुमने गाय का मांस खा लिया है। और इसके बाद इसने मस्जिद के मौलवी को मेरे पास लेकर आया और उनसे मतलब संबंध बनाने के लिए प्रेशर डालता रहा। किसी तरह मतलब अपनी इज्जत बचाकर मैं वहाँ से भाग आई और इसको बिना बताए चुपके से मैं वहाँ से निकलकर अब कानपुर अपने घर वापस आ गई। कुछ समय बाद ये लड़का वापस से मुझसे इसने कांटेक्ट किया और फिर से इसने मुझ पर
मतलब दबाव डाला कि मतलब मैंने तुम्हारा वीडियो बनाया हुआ है और तुम मेरे पास वापस चलो, वरना मैं तुम्हारे घर वालों को सबको दिखा दूंगा। दबाव में आकर मैं इसके साथ वापस रहने गई हूँ और फिर इसके घर वाले और इसकी पूरी फैमिली फिर से मेरे ऊपर दबाव डालते रहे कि तुम धर्म परिवर्तन करो और मोमडन की तरीके रहो। वहाँ पर इसकी बात ना मानकर मैंने बिना बताए फिर से मैं वापस भागकर अपने घर पर आ गई। इसके बाद 1 महीने पहले इसने मुझे बातचीत के बहाने बहला फुसला कर कि सिर्फ मुझे 5 मिनट बात करनी है, मुझे बुलाया और वहाँ पर बुलाकर ये और इसका भाई पहले से मौजूद थे। इसने मुझे चाकू से कई बार हमला किया, जब तक इतना मारा कि जब तक मैं वहाँ से गिर नहीं पड़ी। इसका भाई वहाँ से भाग गया और वहाँ से 2 लड़के निकले, उनको मैंने हाथ दिया तो वो लड़के, ये भी भागने वाला था तो उन लड़कों ने इसको पकड़ लिया। तुरंत वहाँ पे पुलिस को बुलाया और उसके बाद फिर पुलिस आ गई, पुलिस वालों ने इन लोगों को पकड़ लिया। युवक पुलिस की हिरासत में है, क्या अब किस तरीके की कार्रवाई आप चाहती हैं और किस तरीके से आपके ऊपर क्या कोई प्रेशर बनाया जा रहा है? अभी भी मतलब मुझ पर ये प्रेशर है कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है कि तुम इसके आगे कार्रवाई ना करो। और युवक जेल में है लेकिन अभी भी उस लड़के के ऊपर इतना दबाव नहीं है। और जितना मतलब मुझे प्रताड़ित किया गया है शुरू से लेकर अभी तक, इसी तरह मैं ये चाहती हूँ कि मुझे पूरी तरह न्याय मिले। और अभी भी जो मुझ पर प्रेशर है, जान से मारने की जो धमकियाँ मिल रही हैं मुझे या मेरे परिवार वालों को, मैं इस चीज़ से सबसे मतलब चाहती हूँ कि मुझे सिक्योरिटी मिले और जिस डर में अभी रह रहे हैं हम लोग, वो डर से निजात पाना चाहती हूँ। तो मुस्लिम युवक ने न केवल शारीरिक शोषण किया बल्कि जानलेवा हमला भी किया और अब उसके परिवार वाले लगातार युवती को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और मुकदमा वापस लेने की बात कर रहे हैं। देखना ये होगा कि पुलिस मामले में अब क्या कार्रवाई करती है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त आगरा से। 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। आगरा में एक चौकी इंचार्ज और 4 सिपाही सस्पेंड किए गए। ट्रक ड्राइवर से मारपीट के मामले में यहां पर गाज गिरी है। जोधपुर के एक व्यापारी का रोका था ट्रक। जांच के बाद एसएसपी बबलू कुमार ने यहां पर यह बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। 5 पुलिस कर्मियों पर गाज गिराई गई है। जोधपुर के एक व्यापारी का ट्रक रोका गया था। जांच के बाद एसएसपी ने यहां पर यह एक्शन लिया है। बातचीत करने के लिए आरिफ खान हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आरिफ, क्या था ये पूरा मामला और कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले में? देखिए, ये जोधपुर के एक कारोबारी हैं, उनका ट्रक आगरा की तरफ आ रहा था। एक रुनत्ता चौकी है, वहां पुलिस वालों ने उस ट्रक को रोक लिया गया और उसका उत्पीड़न किया गया, उसकी पिटाई की गई और कागज चेकिंग के नाम पर जमकर उसको पीटा गया, बंद किया गया। और इस मामले की शिकायत आला अधिकारियों से हुई। आगरा के एसएसपी बबलू कुमार ने जांच कराई एक अधिकारी से, तब पता चला कि बिना मतलब में उस ड्राइवर को परेशान किया गया और उसका उत्पीड़न किया गया। और इसी बात को लेकर बबलू कुमार ने एसएसपी बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आरिफ खान हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों का विकास कार्यों को जमीन पर जाकर देखने की सलाह दी है। वहीं आजमगढ़ मंडल की समीक्षा बैठक के दौरान नेताओं और अधिकारियों को तय समय में विकास कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा मंडल के कामकाज की समीक्षा करेंगे। सरकार प्रदेश में विकास को लेकर लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है। हर दिन सरकार मंडल दर मंडल समीक्षा बैठक कर रही है। 2 तस्वीरें देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले मंत्रियों के साथ करीब 3 घंटे तक चर्चा की। इस बैठक में सीएम ने प्रभारी मंत्रियों को जिले का दौरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रदेश के लोगों की हकीकत को समझने में आसानी हो सके। जबकि दूसरी बैठक आजमगढ़ मंडल के अधिकारियों के साथ हुई, जिसमें सांसदों और विधायकों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में शामिल होने वाले अधिकारियों को सीएम ने साफ संदेश दिया है, जो भी विकास कार्य चल रहे हैं उनको तय समय में पूरा किया जाए। जो परियोजनाएं पहले से ही विभिन्न शासन की योजनाओं से बनी हैं, उनकी गुणवत्ता का ध्यान हम रखें और समय से उसको पूरा करें। सीएम योगी ने शासन स्तर पर चल रहे विकास कार्यों को तय समय में पूरा करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही हर जिले में स्वास्थ्य को लेकर अच्छी सुविधा हो ताकि लोगों को समस्याएं न हो, ये भी कहा। सीएम ने साफ किया है कि कोविड का खतरा टला नहीं है, लेकिन सुरक्षा के साथ आगे बढ़ना होगा। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बांदा जनपद के ग्रामीण इलाकों में जाकर कोरोना काल में लोगों का दुख दर्द जाना है। वो करीब 20 गांव में गए, जहां उन्होंने किसानों और दिहाड़ी मजदूरों से बातचीत की और उनकी परेशानियों को पूछा। इस मौके पर अजय लल्लू ने फसल बीमा का मुआवजा नहीं मिलने को लेकर संबंधित कंपनियों और राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि किसान खुदकुशी करने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। जो खुराकी लाइन हो तो बचेगा, वो तो 15 रुपये। यहाँ किसान
लगातार जिस तरह आत्महत्या कर रहा है, कांग्रेस पार्टी इन विषयों और मुद्दों को लेकर संजीदगी के साथ उठाने का काम करेगी, संघर्ष करने का काम करेगी, इनकी आवाज बनेगी और इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। गाजीपुर से बड़ी खबर आ रही है, बस कंडक्टर की मौत हुई है। गाजीपुर में गोली लगने से बस कंडक्टर की मौत हुई है। बस का क्लीनर भी घायल हुआ है। संदिग्ध हालत में लगी दोनों को गोली। बस मालिक के बेटे की पिस्टल से गोली चली है। पुलिस आरोपी की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। मनीष मिश्रा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, कब की यह घटना है और क्या निकलकर सामने आ रहा है? अनुपम, बीती रात ये घटना है, देर रात है ये घटना सामने आई है, जिसमें सदर कोतवाली क्षेत्र के रौजा इलाके का मामला है। एक निजी बस सर्विस में काम करने वाले बस कंडक्टर को संदिग्ध हालत में गोली लगी है। साथ ही एक बस का क्लीनर भी उसमें घायल हुआ है। अनुपम, बता दें कि इस पूरे मामले में अभी तो बातें साफ हुई हैं कि एक वेपन मिली है जिससे गोली चली और बस सर्विस के कंडक्टर। बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। मनीष बता रहे हैं कि बस का क्लीनर भी घायल हुआ है और बस के कंडक्टर की मौत हो गई है। बस्ती से बड़ी खबर, सीबीआई की टीम ने छापा मारा। रेलवे की अवैध ई टिकट मामले में यह छापेमारी की गई है। अवैध ई टिकटिंग के मास्टरमाइंड हामिद के घर पर यह छापा मारा गया है। घर पर मौजूद 2 लोगों से पूछताछ वहां पर हुई है। छापेमारी की भनक किसी को भी नहीं लगी। 2016 में हामिद को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। जमानत के बाद हामिद फरार हो गया था। नेपाल में उसके छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। तो सीबीआई की टीम ने यहां पर छापेमारी की है और करीब 2 घंटे तक वहां पर पूछताछ भी की गई है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में दागी पुलिसकर्मियों की अब छटनी शुरू हो गई है। विभाग की ओर से 50 साल से ऊपर के पुलिस वालों की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसके बाद दागी बेईमान पुलिसकर्मियों की छटनी की जाएगी। सभी जिलों के कप्तानों, आईजी, एडीजी को इस बारे में निर्देश भेजे गए हैं। बस्ती में डीएम के आदेश के बाद कब्र खोदकर 6 साल के बच्चे का शव निकाला गया और मजिस्ट्रेट की देखरेख में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 4 सितंबर को एक सिरफिरे ने बच्चे की हत्या कर दी थी। आरोपी सुभाष यादव ने किसी बहाने से बच्चे को अपने घर बुलाया और फिर पटक कर उसकी हत्या कर दी। परिजन इसे हादसा मान रहे थे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उन्होंने पुलिस को लिखित शिकायत दी है। परिवार की शिकायत पर आरोपी सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों ने बगैर पुलिस को बताए शव को दफना दिया था। इसलिए डीएम के निर्देश के बाद बच्चे के शव को जमीन से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। गिरफ्तार आरोपी का कहना है कि उसके बेटे को सब लोग बेवकूफ कहते थे और पड़ोस के बच्चे को होशियार, इसी से चिढ़कर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। में पकौलिया इलाके में 5 साल के बच्चों की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि हत्यारे को लगता था कि वो सबसे होशियार बच्चा है। हत्या के आरोपी सुभाष यादव ने किसी बहाने से बच्चे को अपने घर बुलाया और फिर पटक पटक कर उसकी हत्या कर दी। परिजन इसे हादसा मान रहे थे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो मृतक बच्चे के परिजनों ने पुलिस को लिखित शिकायत की। और वहाँ पटक दिए ने बुलाई के। कौन पटक दिया है? सुभाष महेश चंद्र यादव। कहा तरह होशियार है, बहुत ही करती पटक देंगे। मृतक बच्चे के परिवार की शिकायत के बाद आरोपी सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों ने बगैर पुलिस को बताए बच्चे के शव को दफना दिया था। इसलिए डीएम के निर्देश के बाद बच्चे के शव को जमीन से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। मुकदमा संख्या 117/20 धारा 304 IPC का पंजीकृत कर लिया गया है। चूँकि बच्चा दफन किया जा चुका है, डीएम साहब से आदेश प्राप्त करके आज या कल तक शव खुदवा के उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पकड़े गए आरोपी का कहना है कि उसके बेटे को सब लोग बेवकूफ कहते थे और पड़ोस के बच्चे को होशियार। बस्ती में पकौलिया इलाके में 5 साल के बच्चों की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि हत्यारे को लगता था कि वो सबसे होशियार बच्चा है। हत्या के आरोपी सुभाष यादव ने किसी बहाने से बच्चे को अपने घर बुलाया और फिर पटक पटक कर उसकी हत्या कर दी। परिजन इसे हादसा मान रहे थे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो मृतक बच्चे के परिजनों ने पुलिस को लिखित शिकायत की। और वहाँ पटक दिए ने बुलाई के। कौन पटक दिया है? सुभाष महेश चंद्र यादव।
कहा तरह होशियार है, बहुत ही करती पटक देंगे। मृतक बच्चे के परिवार की शिकायत के बाद आरोपी सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों ने बगैर पुलिस को बताए बच्चे के शव को दफना दिया था, इसलिए डीएम के निर्देश के बाद बच्चे के शव को जमीन से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। उसकी तर्ज पर मुकदमा उत्तरा संख्या 117/20 धारा 304 IPC का पंजीकृत कर लिया गया है। चूँकि बच्चा दफन किया जा चुका है, डीएम साहब से आदेश प्राप्त करके आज या कल तक शव उधवा के उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पकड़े गए आरोपी का कहना है कि उसके बेटे को सब लोग बेवकूफ कहते थे और पड़ोस के बच्चे को होशियार। बस्ती में पकौलिया इलाके में 5 साल के स्वागत है ब्रेक के बाद। आमतौर पर पुलिस वाले शायद ही आम लोगों को अभिवादन करते हों, लेकिन अब तस्वीरें बदल रही हैं। नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने एक अनोखी पहल शुरू की है, जिसके तहत नोएडा पुलिस और ट्रैफिक पुलिस सुबह घर से निकलने वालों को गुड मॉर्निंग कहकर विश करेगी। साथ ही पुलिस वाले आपका हालचाल भी अब पूछेंगे। लोगों के साथ सीधा संवाद कायम करने के लिए नोएडा पुलिस कमिश्नर आपके साथ ये संवाद की पहल शुरू की है और इसके साथ साथ पुलिस वाले अब आपकी सेल्फी भी लेंगे। इसके साथ ही लोगों को ट्रैफिक से बचाने के लिए एक और पहल की गई है। अब नोएडा के सभी चौराहों के लेफ्ट टर्न फ्री होंगे, जिससे रेड लाइट की टाइमिंग में भी कमी आएगी। मेरे साथ मौजूद हैं डीसीपी ट्रैफिक गणेश साहा जी। सर, देखा जाए तो आज से नोएडा में एक नई पहल शुरू की गई है। जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं वो आम पब्लिक को, जो लोग जा रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। एक नई तरह की पहल की गई है, क्या मैसेज देने की कवायद है? देखिए, मैसेज से ज़्यादा ज़रूरी है कि पुलिस और जनता के बीच जो संवाद है उसी का एक प्रयास है। हमारे जो ट्रैफिक के पुलिसकर्मी हैं सुबह सुबह ड्यूटी पे आ जाते हैं। हमारी उनसे अपील थी कि आप जब ड्यूटी पे जाते हैं तो आसपास के लोगों से बातचीत भी कीजिए और उनसे सुझाव लीजिए, उनकी शिकायत या फिर जो फीडबैक देना चाहते हैं कहने का। उधर आगरा में पुलिस ने एक अलग ही पहल शुरू की है। ताजनगरी में पुलिस अब सीधे ऑटो चालकों के संपर्क में रहेगी। दरअसल ऑटो ड्राइवर दिन रात शहर में घूमते हैं और उनको अपराधियों की गतिविधियों पर भी नजर रखती है, लेकिन वे अपराधियों के बारे में पुलिस को सूचना नहीं देते। लिहाजा ऑटो ड्राइवर में भरोसा जगाने के लिए पुलिस ने एक बेहतरीन पहल शुरू की है। आला अफसर इन ऑटो ड्राइवरों से सीधे बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को पूछ रहे हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि वो पुलिस की मदद कैसे कर सकते हैं। पुलिस को भरोसा है कि इससे चेन स्नैचिंग, छिनैती, लूटपाट जैसे अपराधों के बारे में समय रहते जानकारी मिल जाएगी। इनका सहयोग, इनका साथ। मेरठ की एक बिटिया ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिवार से बगावत कर घर छोड़ दिया। देखिए उसकी कहानी। ये है संजू रानी, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से पीसीएस की परीक्षा में अपनी जगह बनाई है। संजू रानी के संघर्षों की कहानी उन बेटियों के लिए प्रेरणादायक है जो पढ़ाई के जरिए अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। 2004 में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद इनके परिवार वालों ने पढ़ाई जारी रखने से मना कर दिया। पिता चाहते थे कि बेटी शादी करके घर बसा ले, लेकिन अफसर बिटिया के सपनों ने पिता के इरादों पर पानी फेर दिया। गरीबी में पली बड़ी बेटी ने पिता की जिद को दरकिनार कर घर छोड़ने का फैसला कर लिया। घर छोड़ने के बाद संजू ने जीवन यापन के लिए ट्यूशन पढ़ाया, प्राइवेट नौकरी की और 13 साल के कड़े संघर्षों के बाद यूपी पीसीएस की परीक्षा पास कर ली। वो बोलते थे कि ऐसे नहीं होता है, मतलब अधिकारी की जॉब आपको बिना पैसे के नहीं मिलती है। मैंने उनको बोला था, मैंने कहा अगर मुझे नहीं लगता कि पैसे के बिना नहीं होगा। उनको पहले से ये मानना था कि अगर तुम जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा लड़कियों के लिए सेफ भी नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें मेनका के साथ। नमस्कार।